तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 16.3 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी शायद, है ना? 16.3 दिया होगा, मिसलेनियस अभी रहती है। तो 16.3 के पहले डाउट्स लिखो सभी। 1 मिनट बेटा, लिखने शुरू करो 16.3 के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हम एक्सरसाइज 16.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ फेयर कॉइन मार्क विद 1 मार्क्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ फेयर्ड कॉइन with 1 marked on one face and 6 on the other face। ठीक है, कॉइन पर एक फेस पर 1 है, हेड की जगह 1 और टेल की जगह सपोज 6 लिख दिया गया। अब दो फेस हो गए 1 और 6 के, ठीक है। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 और 12। कह रहा है जो सम ऑफ नंबर आए वो 3 आए और 12 आए, ये आप बनाइए। ठीक है, एक फेयर कॉइन जिस पर 1 था और 6 लिखा हुआ है, और एक फेयर डाई पर 1 से 6 तक नंबर ही होते हैं, दोनों को एक साथ हमने थ्रो किया। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। हो सकता है कॉइन पे 1 आया हो या 6 आया हो, ये दो चांसेस हो सकते हैं। अगर कॉइन पर 1 आया होगा तो जो डाई साथ में थ्रो हुई है उस पर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। अगर कॉइन पर 6 आया होगा तब भी डाई पर 1 से 6 कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो इसके 12 सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6। Now 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। यही 12 केस बन सकते हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? द सम इज 3। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 3। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 3। तो हमें चाहिए बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो ए सेट में कितने कलेक्शन आ सकते हैं? यहां तो कोई सम 3 नहीं दे सकता क्योंकि 6 पे एक नंबर है। ठीक है, यहां एक नंबर आपको सम 3 दे सकता है 1 2, और उसके अलावा कोई सम 3 नहीं दे सकता। तो ए के सेट में कितने एलिमेंट आ गए? सिर्फ एक एलिमेंट, 1 2। कौन सा इवेंट है ये? सिंपल इवेंट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ए में 1 है और एस में 12 है। द प्रोबेबिलिटी इज 1/12। सेकंड पार्ट में कह रहा है सम 12 आना चाहिए। अब सम 12 कौन से केस में हो सकता है? यहां तो हो ही नहीं सकता। सम 12 से यही हो सकता है जो आपका 6 6 आया है। लेट बी बी द इवेंट गेटिंग सम 12। लेट बी
be the event of getting sum 12. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए बेटा? 6 एक एलिमेंट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो बी में कितने एलिमेंट हो गए? बी में एक एलिमेंट, और सैंपल स्पेस में कितने हैं? 12 एलिमेंट। आंसर इज 1/12। ठीक है ना? क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 7, 6 नहीं, क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? 7th क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 7th क्वेश्चन कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक फेयर कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। ठीक है? अ फेयर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। कह रहा अगर हेड आता है तो ₹1 जीतता है, और टेल आता है तो ₹1.5 हार जाता है। ठीक है? कह रहा फॉर्म द सैंपल स्पेस, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। कितने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास हो सकती हैं। उसके बाद कह रहा है कि एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। आपको उन सभी अमाउंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं कि भाई एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं? 2:4 दैट इज 16 सैंपल स्पेस। तो हम 16 सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। ठीक है? देखिए, कॉइन को एक बार टॉस किया गया तो हेड आया या टेल आया। फिर कॉइन को दोबारा टॉस किया गया तो एच टी, जो तुम लोगों को ट्री डायग्राम सिखाया था, एच टी। तीसरी बार में एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। अब लास्ट 4 टाइम्स में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, एच टी, और ये हो गया एच टी। ठीक है ना? अब बनाते हैं सारे सैंपल्स पे, एच 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 एच। चारों बार हेड हो सकता है। एच 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 टी, एच 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 टी, ये खत्म हो गया पूरा। अब यहां से आओ, एच एच टी एच, एच एच टी एच, एच एच टी एच, एच एच टी एच, एच एच टी टी, एच एच टी टी। ठीक है? ये 4 बन गए। अगला फिर एच टी एच एच, एच टी एच एच, एच टी एच टी, एच टी एच टी। ठीक है? एच टी एच टी, एच टी टी एच, एच टी टी एच, एच टी टी टी, एच टी टी टी। अब आ जाइए टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच एच टी। ठीक है? टी एच टी टी, टी, एक मिनट, टी एच टी एच होगा पहले, टी एच टी एच हो गया, टी एच टी एच, फिर टी एच डबल टी। 4 केस इधर बने। अब अगले देखो, टी टी एच एच, टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी टी एच टी। नेक्स्ट टी ट्रिपल टी एच, और 4 टाइम्स टी।
ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16, ये 4 केस बन गए। अब हमें डिफरेंट अमाउंट की तरफ जाना है कि अगर हेड मिलता है तो उसे 1 रुपए का गेन होता है तो हम उसको +1 लेंगे, और अगर टेल आता है तो उसे 1.50 का लॉस होता है तो उसे हम माइनस लेंगे, -1.50। ठीक है, अब इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो उसको 4 बार हेड मिला है, यानी 1 रुपी गेन, +1 +1 +1 +1, तो उसे +4 रुपीज का गेन हुआ। ठीक है, +4 रुपीज का उसे गेन हुआ है। यहां ध्यान दे बेटे, +1 +1 +1 कितना हो गया अपने पास, +3 और -1.50, तो 3 - 1.5 यानी +1.50 का उसे गेन हुआ है। ठीक है, रफली इसको लिखा जा रहा है। तो आपको लेना होगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेन ऑफ ₹4, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेन ऑफ ₹1.50, या E1 E2 E3 ले लेंगे। अब यहां पर भी ट्रिपल एच, 3 एच और एक टेल है, तो ये भी +1.50 का गेन हो गया उसे। ये हो गया बेटे 1 + 1 2, और 1.5 और 1.5 हो गया 3, यानी 2 - 3, 2 - 3 तो -1 रुपीज का लॉस। समझ गए सभी? 3 रुपए उसने गंवा दिए, 2 रुपए उसने कमा लिए, लेकिन ओवरऑल उसे कितने का गेन हुआ, -1 का, यानी उसे लॉस हुआ 1 रुपीज का। इसी तरीके से यहां देखो 3 हेड 1 टेल, यानी 1.50 का उसे हो रहा है गेन। करेक्ट। यहां पर कितना है, 2 हेड और 1 टेल, तो 1 रुपी का लॉस। 2 हेड 2 टेल -1। अब यहां देखो कितने का लॉस हुआ, 15 3 45, 4.50 का तो लॉस हो रहा है, और 1 रुपी का गेन हो रहा है, यानी ओवरऑल उसे लॉस हुआ -3.50 का, है ना। अगला, तो 3 हेड और 1 टेल है, 3 रुपीज -1.5 रुपीज, तो +1.5 का उसको गेन हो गया। 2 हेड और 1 टेल है, तो -1 का उसे लॉस हो गया, -1 का लॉस, और इधर है -3.50 का लॉस। ठीक है, तो डबल टी और डबल एच, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा -1 रुपीज का लॉस, यहां -3.50 का लॉस, यहां पर भी -3.50 का लॉस, और यहां सीधे 4 है, 15 4 द 60, -6 रुपीज का लॉस। ये जो मैंने अभी अमाउंट निकाला है, ये सबको समझ में आ गया हो तो हैंड रेस करो, किसको किसको समझ में आ गया जो ये अमाउंट पर मैंने वर्किंग की है। दीपांशु और सर एक बार रिपीट कर। ठीक है, इसमें बेटा ये बोला गया है कि अगर उसको एक हेड मिलता है टॉस करने पर, तो उसे 1 रुपीज का गेन होता, मतलब 1 रुपए उसको मिलेंगे, जीतेगा 1 रुपए। और अगर उसके कॉइन पर टेल आता है तो 1.5 रुपए वो हार जाएगा, यानी अपनी जेब से उसको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर कॉइन को वो 4 बार टॉस करता है तो आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ गेन बताइए, यानी गेन और लॉस दोनों बातें इसके अंदर आ गई। ठीक है ना, तो बताओ डिफरेंट अमाउंट क्या होंगे, विनिंग अमाउंट्स। अब देखो 4 बार हेड थ्रो किया गया, तो यानी हर बार उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, +1 यहां मिलेगा, +1 +1 +1, कोई लॉस नहीं हुआ, तो उसे 4 रुपीज का टोटल विनर हुआ, वो विन किया उसने 4 रुपए। लेकिन यहां पर उसने 3 बार तो विन किया, मतलब 3 रुपए जीत लिए, बट जो फोर्थ टाइम्स उसने उसको थ्रो किया तो उसको टेल मिला, यानी उसे 1.5 रुपए का अपनी जेब से देना पड़ा। तो 3 में से 1.5 रुपए हटा दिए तो कितना हुआ, +1.50, 1.5 रुपए बचे। ये इसका ओवरऑल प्रॉफिट है या गेन है। यहां पर भी यही बात है, 3 बार हेड है भाई, यहाँ 1 रुपए जीता, यहाँ 1.5 रुपए हारा, फिर यहाँ 1 रुपए जीता, तो ओवरऑल हो गए उसके 1.50। यहां देखो तो 2 रुपीज का तो गेन हुआ 2 हेड पर, उसको दिए गए, लेकिन 2 टेल पर 1.50 3 रुपीज का लॉस हुआ, तो 2 - 3 हो गया -1। अब समझ गए?
क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? हाँ जी, क्लियर दीपांशु? सर एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो। पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं, पहले की बात बता दो। यस सर आ गया। क्लियर है ना? तो अमाउंट देख लिया। अमाउंट आने के बाद अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है? तो मैं एक लिख देता हूं, बाकी तुम लोग लिख ही लोगे। लेट E1 be the event of getting, या E1 be the event of gain of rupees, of gain of rupees, event of gain of rupees 4, ऐसे लिख लेना। फिर E2 be the event of gain of rupees 1.50, E3 be the event of loss of rupees -1, ठीक है? तो गेन ऑफ रुपीज 4, तो आपने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ध्यान दो, तो 4 अमाउंट कितने प्लेस पर आ रहे हैं भाई? 4 अमाउंट का एक ही चांस है 1, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/60। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेन ऑफ रुपीज 1.50, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ध्यान दो, E2 कितनी जगह पर आ रहा है? 1 2 3 4, बस, और कहीं 1.5 नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16, दैट इज 1/4। E3 be the event of loss of rupees -1, ठीक है? E3 ले लेते हैं इसे। अब आप फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E3 की प्रोबेबिलिटी देखो तो 1 2 3 4 5 6, और तो कहीं माइनस नहीं है, तो ये आ गया 6/16, 2 3 6, 2 8 16। E4 be the event of loss of rupees -3.50, तो -3.50 लिख लेना। देखो कितने प्लेस पर है 3.50, 1 2 3 और 4, ये भी 4 जगह पर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 is 4/16, that is 1/4। अब लास्ट आपके पास बच गया -6। Let E5 be the probability of loss of rupees -6, तो what is probability of E5? सिर्फ एक केस है -6 का, तो ये आ गया 1/16। ये आपका है लास्ट पेज। करेक्ट? कितने लोगों को बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन की? हैंड रेस करो। दीपांशु और दीपांशु और सिद्धांत, तुम दोनों को नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 11 और फिर क्वेश्चन 12। इससे पहले कोई डाउट? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन कह रहा है, इन अ लॉटरी
a person chooses 6 different natural number. In a lottery, a person chooses 6 different natural number at a random from 1 to 20. ठीक है? And if these 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he win the prize. तो वो प्राइज को जीतेगा. ठीक है? He win the prize. उसके बाद कहता है कि what is the probability of winning the prize in the game. कह रहा बताओ गेम में प्राइज जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि आपके पास 1 से लेकर के 20 तक नंबर दिए गए हैं. 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20. क्वेश्चन को अब समझने की कोशिश करनी है. 1 से लेकर के 20 तक नंबर है जिसमें से आपको 6 नंबर लेने हैं. 6 नंबर लेने का मतलब ये हो गया कि जैसे लॉटरी के टिकट पर यही 6 नंबर लिखे गए हैं, इस तरीके से जैसे नंबर लिख दिए गए. सपोज ऐसे लिख दिया गया 6 नंबर 1 2 11. ये एक नंबर माना जाएगा, दो नहीं. 1 2 11 13 3. ठीक है, कितने हो गए? 4 5. ठीक है, एक नंबर माना जाएगा, एक डिजिट वाला. 35 नहीं बोल सकते आप क्योंकि 20 तक ही आपको 2 डिजिट लेने हैं. 15 कितने हो गए? 1 2 3 4. ठीक है, अब इसमें ये दिक्कत है कि इसको हम 12 क्यों ना माने, ये थोड़ा क्वेश्चन का गड़बड़ है. ठीक है, और ये 5 15 ऐसे मान के चलना. तो 6 नंबर जो है वो दिए गए. अब लॉटरी टिकट वालों ने क्या किया है, वही 6 नंबर जो है बोला है कि भाई एक टिकट लिया और उस पर 6 नंबर वो लिख दिए गए. तो कह रहा बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की. तो सबसे पहली बात यह है कि 20 नंबर हैं, 20 में से 6 नंबर आपको चूज करने हैं. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, पहले ये निकालो. टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो इसका मतलब 20 में से कोई 6 नंबर पॉसिबल आउटकम्स हो गए. ठीक है, अब लॉटरी टिकट वालों ने जो 6 नंबर डिसाइड किए होंगे, अगर उस जिसने ये 6 नंबर में से एक नंबर अपना चूज किया होगा, यानी 20C6 इतने सारे लॉटरी टिकट बने हुए हैं 20C6, उसमें से उसने एक लॉटरी टिकट उठाया जिस पर 6 नंबर लिखे थे. अगर वो 6 नंबर लॉटरी टिकट विन वाली लॉटरी टिकट के नंबर से मैच करते हैं तो वो जीतेगा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीतने वाली टिकट एक ही है, अगर उसकी ये टिकट वही फेवरेबल टिकट बनेगी तभी तो ये जीतेगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/20C6. फेवरेबल केस एक है और एग्जॉस्टिव कितने भी हो सकते हैं भाई. 20 में से 6 जो भी बन रहे हो सारे एग्जॉस्टिव केस हुए. तो 20C6 1/20C6 आ गया. क्लियर? इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12. 12th क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. कह रहा क्या ये प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड है, ये आपको बतानी है. देखो पार्ट फर्स्ट में दिया गया PA इज इक्वल टू 0.5, PB इज इक्वल टू 0.7 और PA इंटरसेक्शन B इज 0.6. PA इंटरसेक्शन B इज 0.6. सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जो ये कॉमन की प्रोबेबिलिटी है, वो कभी भी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकती है. ये तो बात क्लियर है. कैसे? जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके पास सेट A और ये हो गया सेट B. तो क्या A और B का जो कॉमन एरिया है वो कभी A से ज्यादा हो सकता है या B से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. मैक्सिमम ये कॉमन एरिया A के बराबर हो सकता है
या बी के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन लार्जर कभी नहीं हो सकता। तो सीधा इसका आंसर हो गया बिकॉज probability of A intersection B is greater than probability of A. Therefore, conditions is not possible. या कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन कभी बन ही नहीं सकती है। ये पूछा ना, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, तो प्रोबेबिलिटीज आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज कभी डिफाइन नहीं होंगी। अब आ जाइए बच्चों सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है कि PA is 0.5, probability of A is 0.5, probability of B is 0.4, और ये आ गया अपने पास probability of A union B is 0.8। अब जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो इन सबसे लार्जर हो रही है। ठीक है, बट यूनियन वाले को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट भी आप निकालिए। probability of A union B is PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.8, PA आपका हो गया 0.5, PB हो गया 0.4 और PA इंटरसेक्शन B एज इट इज आ गया। दिस इंप्लाइज PA इंटरसेक्शन B को हमने शिफ्ट किया, ये हो गया 0.9 माइनस 0.8, आंसर इज 0.1। हर सिचुएशन यहां जस्टिफाई हो रही है कि भाई यूनियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड बी, इक्वल भी हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी कंडीशन इंटरसेक्शन बी सबसे स्मॉलर है। ठीक है, तो बिकॉज probability of A union B is greater than PA, probability of A union B is greater than PB, and also probability of A intersection B smaller than PA, probability of A intersection B smaller than probability of B, therefore the given condition is exist। ठीक है, hence probabilities are defined, therefore the condition is possible। अब लिख दो बिकॉज ऑल कंडीशंस आर पॉसिबल, therefore probabilities are defined। तो इसलिए प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, डिफाइंड होंगी। क्लियर, और कोई डाउट इसमें बताओ, या इसमें कुछ पूछना चाहते हो, नहीं तो हम चले मिसलेनियस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हो आप सभी या डाउट में है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आ जाओ मिसलेनियस एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 14, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की। 14th एग्जाम्पल कह रहा है, ऑन हर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 cities A, B, C and D in a random order, what is the probability that she visits A before B? तो इस पे बाद में आएंगे, पहले हम सैंपल स्पेस पे काम कर लें।
कह रहा वीना रैंडमली 4 सिटीज में विजिट करती है। तो आपको ये देखना होगा कि भाई सैंपल स्पेस कैसे बना है, ए बी सी डी। पेपर के अंदर 3 सिटीज भी आ सकती हैं क्योंकि इसके सैंपल स्पेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अगर वीना विजिट कर रही है तो हो सकता है, और रैंडमली विजिट करती है, ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस उसने डिसाइड की हुई है। हो सकता है वो पहली विजिट में सिटी ए में जाए, या सिटी बी में जाए, या सिटी सी में जाए, या सिटी डी में जाए। इन चारों में से किसी भी एक सिटी में वो विजिट कर सकती है पहली विजिट में। अब दूसरी विजिट में अगर उसने पहली विजिट ए सिटी में की है तो दूसरी विजिट हो सकता है वो बी में जाए, सी में जाए, या डी विजिट करे। अगर पहली विजिट उसकी बी में हुई है तो हो सकता है दूसरी विजिट उसकी ए में हो, सी में हो और डी में हो। अगर पहली विजिट उसने सी में की है तो हो सकता है उसकी सेकंड विजिट ए, बी और डी में हो। अगर पहली विजिट उसने डी में की है तो उसकी दूसरी विजिट हो सकती है ए, बी और सी। ये बात तो समझ में आ रही है ना, इसलिए ट्री डायग्राम समझाया था। अगर पहली विजिट उसकी ए में हुई सपोज, दूसरी बी में हुई, तो तीसरी विजिट के लिए उसके पास फिर 2 चॉइस है, सी या डी। पहली विजिट अगर उसकी ए में हो रही है, दूसरी विजिट सी में हो रही है, तो तीसरी विजिट की चॉइस बी हो सकती है या डी हो सकती है। अगर पहली विजिट ए, दूसरी विजिट डी, तो तीसरी विजिट की चॉइस जो हो सकती है वो हो सकती है बी और सी। इसी तरीके से बी ए, सी डी, बी सी, ए डी, बी डी, ए सी, सी ए, बी डी, सी बी, डी ए, सी डी, ए बी, डी ए, डी ए, बी सी, डी बी, ए सी, डी सी, ए बी। अब फर्स्ट विजिट इन ए, सेकंड विजिट इन बी, थर्ड विजिट इन सी, नाउ फोर्थ विजिट इन डी। यही होगा अगर इस ऑर्डर के थ्रू जाती है तो। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज डी, देन फोर्थ इज सी। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज सी, थर्ड इज बी, देन फोर्थ इज डी। फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड डी, देन फोर्थ इज बी। मेरे हिसाब से समझ गए होगे कि ये मैं कैसे बना रहा हूं। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज डी, थर्ड इज बी, नाउ सी, और ये बी, ये डी, और ये सी, ये डी, और ये ए, सी, ए, डी, बी, ए, डी, बी, ए, और यहां सी, बी, सी, ए और बी एंड ए। इस तरीके से आपने ये सारे बना लिए। तो हर एक के साथ देखो कितने बन रहे हैं। ए के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर ए के साथ। तो ऐसे ही आपके पास बी सी डी 6 पेयर हो जाएंगे। तो टोटल 24 सैंपल पॉइंट बनेंगे सैंपल स्पेस के अंदर। ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड समझ में आ गया हो तो मैं इसे रब कर दूं, अदरवाइज तुम लोग बताओ अगर कोई डाउट हो तो 10 सेकंड दे रहा हूं, पूछो। 11, 12 में पूछो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। फिर लेफ्ट साइड है कोई डाउट? नहीं। एक मिनट बच्चों।
तो अब हम बनाते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अपने पास बन गया ए बी सी डी पहला, दूसरा ए बी डी सी, और थर्ड आ गया ए सी बी डी, फोर्थ हो गया ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, और फिफ्थ ए डी बी सी, ए डी बी सी, और सिक्स्थ आपका हो गया ए डी सी बी, ए डी सी बी। ऐसे बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, बता रहा हूं क्या फायदा होगा उसका। फिर बी से बनाइए, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, बी सी डी ए, और बी डी ए सी, बी डी ए सी, एंड बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए बी डी और सी ए डी बी, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, और सी डी बी ए। फिर डी से आते हैं, डी बी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए सी बी, ओके ठीक है, डी बी ए सी, डी बी सी ए, और डी सी ए बी, और डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो ये 24 केस बन गए अपने पास। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी A before B that she visit A before B, A before B. Even be the event, let even be the event she visit A before B. Even be the event she visit A before B. तो अब आते हैं बेटे इवन में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। अब आप देखो A before B, जस्ट बिफोर नहीं बोल रहा है, ए बिफोर बी। तो मैंने जो ये लिखने का तरीका बताया था, इसका फायदा ये है कि देखो ये वाले 6 एलिमेंट तो पहले ही आ जाएंगे, वो लिख लोगे तुम लोग, मैं ऐसे काउंट कर दूं, ठीक है, सैंपल स्पेस लिख लेना सारे, ए बिफोर बी में ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ये वाले 6 कभी नहीं आ सकते क्योंकि इसमें तो बिफोर बी पहले ही रहेगा, तो ये छोड़ देना है आपको। अब आओ तीसरे पर, ए बिफोर बी, एक तो ये रहा ए बी, एक ये रहा ए बिफोर बी 2, और ए बिफोर बी 3, ठीक है। फिर यहां आओ ए बिफोर बी 4, ये हो गया 5, ए बिफोर बी ये हो गया 6। तो अपने पास हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 6 टोटल कितने हो गए, 12 केस ऐसे हो गए जब वो विजिट करती है ए बिफोर बी। What is the probability of even? Number of element in even upon number of element in S, that is 12 upon 24. Answer is 1 by 2. 12 upon 24. Answer is 1 by 2. Clear? अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, E2 इवेंट पर। E2 इवेंट में इसने क्या कहा कि A before B and B before C, A before B and B before C होना चाहिए, यानी ऐसे पढ़ना चाहिए AB फिर BC, AB और BC। इसमें इंटरसेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लो, बीच में एंड है ना, दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, A
बी एंड बी सी, ए बिफोर बी और बी बिफोर सी, तो ए बिफोर बी तो यहां आ जाएंगे, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, देखो ए बी सी, एक तो ये हो जाएगा। अब ये सारे हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये हो गया। यहां पे आओ, ए बिफोर बी और बी बिफोर सी, ठीक है, एबीसी ऑर्डर है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है एबीसी ऑर्डर, यहां एबीसी ऑर्डर नहीं है। यहां देखो, यहां एबीसी ऑर्डर हो ही नहीं सकता, छोड़ दो इसे। यहां पर एबीसी ऑर्डर नहीं हो सकता है, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी, क्योंकि यहां सी पहले है, तो ये दोनों रो हट जाएंगे। अब यहां आइए, एबीसी, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी, एबीसी ये नहीं है, ये भी एबीसी नहीं है, ये भी एबीसी नहीं है, नहीं, सिर्फ इतने। कितने हो गए केस, 1 2 3 और ये 4। तो अब निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 कितने हो गए बेटा, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 4/24, आंसर इज 1/6। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ रहा हूं मैं थर्ड पार्ट पर। ए फर्स्ट, क्या कह रही है, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, E3 be the event, A first and B last, थर्ड पार्ट, ये आप लोग लिख लेंगे, A फर्स्ट एंड B लास्ट। अब A फर्स्ट एंड B लास्ट, A फर्स्ट वाले पे आप आ जाओ, कोई भी नहीं है, A फर्स्ट B लास्ट, एक आ गया। यहां A फर्स्ट नहीं है, यहां A फर्स्ट नहीं है, यहां पर भी A फर्स्ट नहीं है और B लास्ट नहीं है, एक ही तो एलिमेंट हुआ, A फर्स्ट B लास्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, number of element in E3 is 1, probability of E3 is 1/24। now fourth part, E4 क्या कहता है फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर ये कहता है इधर ए फर्स्ट और सेकंड, ए फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले सारे, ये 6 केस हो गए, और ए सेकंड भी हो सकता है, तो ए सेकंड और कहां हो रहा है, 1 2 और नहीं हो सकता ए सेकंड, यहां ए सेकंड हो रहा है, 1 2, ठीक है, यहां ए सेकंड हो रहा है 3 और 4, ए फर्स्ट और ए सेकंड, तो ए फर्स्ट तो इसी में हो सकता है, सेकंड इनमें चांस हो सकते हैं, तो 6 7 8 9 10 11 12, 12 केस हो गए E4 में। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, 12/24, दैट इज आंसर 1/2। ठीक है, अब आते हैं 5 पर, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी, E5, मतलब सिर्फ बनना चाहिए ए बी, पोजीशन से मतलब नहीं है, ए बी बनना चाहिए, ए जस्ट बिफोर बी, कहां कहां है, सिर्फ डायरेक्ट ए बी, ये रहा अपने पास ए बी और कहीं पर भी ए बी यहां नहीं है, यहां ए बी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये रहा आपके पास ए बी और बाकी यहाँ कहीं ए बी नहीं है, ये एक ए बी हो गया, 2, यहाँ देखिए एक ये ए बी हो गया, एक ये ए बी हो गया, और कहीं ए बी नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 केस ऐसे हैं when A just before B है। number of element in E5 is 6, what is the probability of E5, 6/24, that is 1/4। क्लियर, आंसर चेक करो, इनके दे रखे हैं, दो के आंसर दे रखे हैं, बाकी कह रहा है खुद करो, ठीक है। अब बताओ, अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करिए सभी, और नहीं आया है तो देखते हैं, पहले हैंड रेस करो जिसको इसको समझ में आ गया पूरा एग्जांपल। ठीक है, इजी है, बस यही आपको ट्री डायग्राम में काम करना है, थोड़ा सा लार्ज हो जाएंगे सैंपल स्पेस, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे ही रेस करता हूँ, सभी को समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इरेज कर दो बच्चों। अब आओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 15, ये सारे मिसलेनियस के एग्जाम्पल और क्वेश्चन ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन। व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड का मतलब है 52 में से एक बार में 7 के 7 कार्ड निकाल लेना। व्हेन हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इट कंटेन ऑल किंग, 3 किंग और एट लीस्ट 3 किंग। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को। तो सैंपल टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस टोटल होते हैं 52 और हमने एक बार में कितने लेने हैं? 7। तो 52 में से कोई 7 आ गए। पहला पार्ट लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल किंग। ये बोल रहे हैं ना कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको सारे किंग मिले हों, ऑल किंग। अब आप एक बात ध्यान दो, कार्ड तो हमने निकाले 7 और किंग टोटल होते हैं 4 और प्रोबेबिलिटी निकालनी कि भाई आपको ऑल किंग मिले हैं। ऑल किंग का मतलब ये हो गया कि वो 7 में से 4 कोई तो सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी 3 का क्या होगा? तो इसका मतलब 4 किंग्स एंड 3 अदर, 4 किंग्स एंड 3 अदर। तो अब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपके फेवरेबल केस क्या बनेंगे? 4 किंग में से तो 4 होने चाहिए, भाई 4 किंग आ गए, इनटू अभी 3 कार्ड बचे हुए हैं 7 में से, तो अदर कितने होंगे? 48। तो ये हो गया 48 C3 और होल अपॉन टोटल आपने कितना निकाला? 52 C7। ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। टोटल 7 कार्ड निकाले जिसमें से 4 किंग होने चाहिए, तो किंग टोटल 4 ही होते हैं, तो 4C4 हो गए, 4 में से 4, और बाकी 48 कार्ड में से बाकी के 3 कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा, लेट बी द इवेंट एग्जैक्टली 3 किंग्स। अब इसने क्या बोला? एग्जैक्टली 3 किंग्स बोले हैं। एग्जैक्टली या 3 किंग एक ही बात है। कह रहा 3 किंग बताइए, तो लेट बी द इवेंट गेटिंग 3 किंग। तो इसका मतलब 4 में से 3 और 48 में से 4 अदर होने चाहिए, बाकी 3 ही किंग होने चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड हो जाए चलेगा। तो 4 क्या होंगे? अदर होंगे। तो 52 में से आपने 4 माइनस कर दिया। सॉरी, एक गलती की है। हाँ ठीक है, अब किंग तो होना नहीं चाहिए ना, 4 हटा दो। तो 4 किंग है, 48 अदर है, 48 में से 4 कार्ड और किंग में से 3 कार्ड, और टोटल हमने 52 में से 7 कार्ड निकाले हैं। नाउ सॉल्व इट। थर्ड कह रहा है एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट 3 किंग का मतलब है कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितने पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा? 4। तो क्या हो सकता है? लेट सी बी द इवेंट एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट 3 का मतलब है एग्जैक्टली 3, ये वाला केस आ गया, या मोर देन 3। अब जितने होंगे वो प्लस होते जाएंगे, परमुटेशन में पढ़ाया था, है ना। तो या तो 3 हो सकते हैं या तो 4 हो सकते हैं, 4 के आगे किंग होते नहीं है, इसलिए प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट। ठीक है, खत्म। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 16, पहले मैं थ्योरेटिकल वाले कर देता हूं, फिर 16 पर आते हैं, प्रूविंग का है। एग्जाम्पल नंबर 17, पहले हम इसे कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है कि इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C D E। ठीक है, रिले रेस सब समझ गए, A B C D और E। ठीक है, इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C D E। What is the probability that A B C finish first, second and third respectively? 3 पोजीशन है, 5 टीमें हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब ये सोचना होगा कि यहां परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। पहले ये बात सोचो, क्या लगेगा, यहां परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है ना, ये 5 टीमें जो है रिले रेस में दौड़ रही हैं और 5 में से आपको 3 पोजीशन पर आना है, 5 में से 3। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 5 में से किसी 3 को अरेंज कर रहे हो ना, 5 में से किसी 3 को अरेंज कर रहे हो कि भाई दौड़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, 3 पोजीशन। तो इन 5 के लिए 3 पोजीशन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 5 अरेंजेस 3 एट अ टाइम। इसमें से कुछ चूज नहीं कर रहे हैं, पांचों दौड़ रहे हैं, मतलब पांचों टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। 5 में से 3 को अरेंज करना है आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कोई 3 आ सकती हैं। तो आपने कर दिया 5p3। जब 5p3 को सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 60 आ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली पोजीशन पर A आए, दूसरी पोजीशन पर B आए, तीसरी पोजीशन पर C आए। अब अगर आप बच्चों ध्यान दो तो इसने तो फिक्स कर दिया भाई, पहली पोजीशन पर A फिक्स, दूसरी पर B और तीसरी पर C, कोई चांस ही नहीं छोड़ा। तो ऐसा तो एक ही चांस हो सकता है ना जब ये ABC बने। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, कितने हो गए, एक ही हुआ, क्योंकि इनकी आप पोजीशन नहीं बदल सकते। यही 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड होने चाहिए और पहला A फर्स्ट पर, B सेकंड पर और C थर्ड पर। लेट इवन बी द इवेंट A is first, B is second, C is third. What is the probability? It is 1/60. टोटल 60 केस, 60 बन सकते हैं, चाहे BCD आए, BDE आए, ACE आए, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे 60 पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट इज A, सेकंड इज B एंड थर्ड इज C। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/60। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A, B, C आर द फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। कोई अब ऑर्डर नहीं है, लेकिन यही 3 फिनिश करने चाहिए, यानी इन 3 को 3 पोजीशन पर अरेंज कर सकते हैं आप। लेट E2 बी द इवेंट A, B, C आर फिनिश द रेस। ठीक है, तो 3 के लिए कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है, ये 3। अब चाहे बन जाए BAC, चाहे बन जाए CAB, चाहे बन जाए ABC, तो यानी 3 अरेंजेस 3 एट अ टाइम। और टोटल कितने हैं, 60। 3 अरेंजेस 3 एट अ टाइम होता है 3 फैक्टोरियल 60। 3 फैक्टोरियल इज 6/60। आंसर इज 1/10। चेक करो। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ तुम लोग, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो भी एग्जांपल नंबर 16 है, जल्दी करो फिर समझाता हूं। इसमें पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। पूछिए बेटा, कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, इरेज कर रहा हूं।
कल के लिए पूरी मिसलेनियस होमवर्क है, कंप्लीट करके रखना है कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 16। इसमें आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। क्या कह रहा है? इफ ABC आर 3 इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, देन प्रूव दैट probability of A union B union C is equal to PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus PC intersection A plus probability of A intersection B intersection C। ठीक है, अब कैसे इसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है, LHS लिया, ठीक है, लेट B यूनियन C इज इक्वल टू X। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन X, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन X यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, मतलब एक फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए दूसरे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन X होगा PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन X। ये अपना रिजल्ट नंबर हो गया। अब आप फाइंड आउट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ X। प्रोबेबिलिटी ऑफ X का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C को लिख सकते हो PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C। ये आपके पास रिजल्ट नंबर 2 आ गया। फिर लेते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन X। इसका मतलब है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन X की जगह क्या आ रहा है? B यूनियन C। ध्यान देना, X की जगह आ रहा है B यूनियन C। नाउ अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। अब ये आपका A हो गया यूनियन, ये आपका B हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लगाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। जब A दोनों में ही कॉमन आ रहा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहो तो कंबाइन कर सकते हो। कैसे? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज योर रिजल्ट थॉट। ठीक है जी। अब हम लाते हैं अपने मेन रिजल्ट पर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट हो गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन X की जगह रख दिया B यूनियन C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एज इट इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X की वैल्यू ये निकाल चुके हो आप, PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C। ठीक है, माइनस A इंटरसेक्शन X की वैल्यू ये है, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, तो माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, और माइनस हो गया प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नाउ रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, चेक करो और बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं। क्लियर बच्चों? पढ़ लो 12 सेकेंड। हाँ जी, सर एक बार फिर से समझा दो। A यूनियन B यूनियन C को आपको प्रूफ करना है, तो हम ये 3 वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए 2 वाली तो याद है, A यूनियन B क्या होता है? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही होता है। तो हमने क्या किया, जो ये B यूनियन C है इसे X मान लिया, तो लिखा A यूनियन X, LHS ले लिया। ठीक है,
अब ए यूनियन एक्स को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वही प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी एक्स को निकालते हैं, पी एक्स का मतलब पी बी यूनियन सी, तो क्या फॉर्मूला, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अब यहाँ आओ, पी ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हो, बी यूनियन सी। अब आप यहां लगा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बताया था ना कैसे लगता है सेट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंटरसेक्शन एज अ मल्टीप्लाई सोचो, a इंटू बी प्लस यूनियन आ गया बीच में a इंटू सी। अब ये आपका a बन गया, ये आपका b बन गया। फिर यहां लगाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये रहा a और ये रहा b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वही तो सेम है, देखो a इंटरसेक्शन b एक, फिर a इंटरसेक्शन बीच में ये वाला a इंटरसेक्शन c, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो उसको कंबाइन कर दिया, भाई a दोनों में है तो सिंगल कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब रिजल्ट 2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है और रिजल्ट 3 की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, अंदर के साइन चेंज आंसर। समझ गए? हाँ जी स्नेहा, क्लियर? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए किसी को डाउट। समझ में आ गया? एंड करें क्लास? तो ये पूरी मिसलेनियस आपको कल तक कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है? चलो बच्चों क्लास एंड कर रहा हूँ। हाँ जी, यस सर मंडे को पेपर है। किसका, मैथ्स का? हाँ इस मंडे को नहीं सर, अगले मंडे को। हाँ कोई बात नहीं, क्या क्या आ रहा है? सर वो लाइन आ रहा है, लाइन, स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला वाला। हाँ तो करा रखा है ना सारा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत तो वीडियो देखते सारे के सारे हैं, और फिर भी ना समझ में आया तो बताओ मुझे, फिर देखते हैं। ओके सर। ठीक है ना? और बताइए और क्या आ रहा है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ रहा है? और भी आ रहे हैं सर, हाइपरबोला वाला चैप्टर आ रहा है। हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन, यस सर। उसका शायद वीडियो नहीं डाला है। और सर परम्यूटेशन परमुटेशन भी डाल दिया है वीडियो। और बताओ। बस सर इतने ही 3 ही आ रहे हैं, छोटा है। 40 मार्क्स का है। फिर भी नहीं आएगा तब मेरे को बताना, ठीक है? ओके। तो रोज 1 घंटे का टाइम बना लो कि एक एक वो करते जाओ, एक एक लेक्चर पढ़ते जाओ। अगर जो जो तुमको लग रहा है कि ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम में है वो तो देख ही लोगे ना, फास्ट फॉरवर्ड करके कहाँ से पढ़ा है क्या चीज है ना, तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग। सर बीएसटी का पेपर है सर, वो कैसे होगी मिसलेनियस? किसकी मिसलेनियस करनी है बता? बीएसटी का पेपर है सर, को होमवर्क नहीं होगा। अच्छा होमवर्क नहीं होगा, चल कोई बात नहीं, ठीक है, मैं क्लास में देख लेना, जब मैं बस सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके सर। प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है? और प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है? नहीं सर, मतलब वो तो एंड में आएगी बिल्कुल। अच्छा वो अच्छा, पहले हो गया था उसका पेपर। ओके ठीक है।